हेलो। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने सममिति यौगिकों में जीआई की गणना कर ली थी, है ना। सममिति यौगिकों में जीआई की गणना करना सीख चुके थे। अब जो अपना नेक्स्ट है वो क्या है भाई? अपना जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। जीआई क्या थे? जीआई थी क्या अपनी? जीआई थी ज्यामिति से संभाव्यता। क्या थी भाई अपनी? ज्यामिति संभाव्यता। ज्यामिति मतलब आकारिकी में संभाव्यता। संरचना में कोई भिन्न नहीं था। नाम इनका IUPAC नेम सही था, सेम था। तो अब जीआई में देखो क्या हो सकता है। ज्यामिति में दो ही चीज हो सकते हैं, सिस। एक तो सिस होता था, एक ट्रांस होता, है ना। सिस और ट्रांस होते थे। इसका मतलब एक तो ऐसे रूप जिसमें बड़े समूह पास पास, एक ऐसे जिसमें बड़े समूह दूर दूर। बस बड़े समूह की आकार स्थिति के आधार पर ही ज्यामिति संभाव्यता है नॉर्मली। तो देखो जब बड़े समूह दूर दूर होते हैं तो प्रतिकर्षण कम होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखो सबसे पहले जीआई संभाव्यताओं की स्थायित्व की बात करी जाए। जीआई संभाव्यताओं की वो स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो स्टेबिलिटी हमेशा समानुपाती होती है 1/एनर्जी के, यानी ऊर्जा के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, आकर्षण के समानुपाती होती है और प्रतिकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रम यानी कोई भी जो अणु है उसकी अगर ऊर्जा कम है तो उसका स्थायित्व ज्यादा होता है हमेशा, और आकर्षण ज्यादा है तो ऊर्जा के अणु पास पास रहेंगे, मजबूती से बंधे हुए होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। प्रतिकर्षण ज्यादा है तो उनमें आंतरिक विरोध पाया जाएगा, दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे तो उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ब्यूटोइन में एक तो रूप होता है ये वाला ट्रांस और एक रूप होता है ये वाला सिस। तो ये ट्रांस वाला है ज्यादा स्टेबल होता है, ये ट्रांस वाला और स्टेबल होता है ब्यूटेन में, है ना। तो सब में ही देख लो, ये तो सीधी सी बात है, अपन कर लेंगे, है ना। जितने भी एग्जांपल लो सब में यही होता है। लेकिन बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ट्रांस हमेशा स्थायी नहीं होता है, ट्रांस हमेशा स्थायी नहीं होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, ये वाला कौन सा, ये वाला 3-मेथाइल पेंट 2इन। कौन सा? 3-मेथाइल पेंटुइन, है ना। 3-मेथाइल पेंटुइन। इसमें देखो एग्जांपल भाई, इसमें एग्जांपल क्या है? 3-मेथाइल पेंटुइन। तो देखो संरचना बनाओ। अब ये नाम है, नाम से संरचना बनाना सीखो। देखो सबसे पहले क्या लगाओ, वर्ड रूट को पहचानो। वर्ड रूट पहचानी, पेंट 5 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला। 2इन, 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 पर क्या है? मिथाइल। तो 1 2 पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 3 पर क्या है? मिथाइल CH3। अब इसकी पूरी कर दो, H3H2, इसकी तो पूरी हो गई, इसकी H और इसकी H3। अब ये संरचना बनी। तो अब इसका देखो कैसे बन रहा है। तो अब देखो इसमें क्या है, RRS क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम ये है। तो इसको रखो, इसको देखो एक बार तो मैं ऐसे रखता हूँ, C डबल बॉन्ड C, इसमें एक तो H लगा हुआ है इधर और एक CH3 लगा हुआ है, इसमें एक CH3 है ना, CH3 है और एक C2H5 है पूरा। ये क्या है? C2H5, C2H5। अब देखो छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप। तो बड़े बड़े ग्रुप एक तरफ, बड़े ग्रुप एक तरफ, सिस क्या है? हम बड़े ग्रुप एक तरफ, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ये तो ट्रांस है, सॉरी। सिस और ट्रांस में यही तो फर्क होता है, ये ट्रांस है, सॉरी। ट्रांस कैसे है भाई? सेम ग्रुप विपरीत दिशा में,
सिस और ट्रांस में अंतर क्या था कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो सिस, है ना, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो तो ट्रांस। तो इसमें देखो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है तो ये है ट्रांस। क्या है ट्रांस? इसका सिस क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी, इसको CH3 कर दो, इसको H कर दो, इसको CH3 कर दो, इसको C2H5 कर दो। तो अब देखो सेम ग्रुप सेम साइड तो ये है सिस। अब देखो कंडीशन क्या, ये दो बड़े ग्रुप, ये ये दोनों मिथाइल से छोटे हैं। क्या है? मिथाइल से छोटे हैं। तो इनके बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण है कम है। पर यहाँ मिथाइल है और इथाइल है, मिथाइल इथाइल का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल हो गया। क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो प्रतिकर्षण लगाता नहीं है, इधर तो बस C2H5 बचा। इधर देखो इन दोनों के बीच का प्रतिकर्षण कम है, यानी इनमें ये मोर स्टेबल हो गया, है ना। एक तो ये वाली कंडीशन होती है, एक और कंडीशन होती है जिसमें H बॉन्डिंग, यानी जो वांडर वाल लग जाता है ना आपस में, लीडिंग फोर्स, कोई भी फोर्स लग जाता है जो एक दूसरे को आकर्षण करने का काम करे। अगर आकर्षण बल लग जाए तो उसमें उसकी जो स्थायित्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने बताया कि आकर्षण जितना ज़्यादा होगा अणु में उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक हो जाएगी। तो देखो एक और एग्जांपल देख लो, ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। क्या है एग्जांपल? ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। अब इसका नाम लिखो, देखो वर्ड रूट पहचानो। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट 4 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4। अब देखो डाइओइक एसिड, और ये क्या है? ओइक एसिड एक डॉन कार्बन है, डॉन क्रियात्मक समूह है, डॉन फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी डॉन ओइक, यानी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक लगता है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का होता है COOH समूह होता है, COOH समूह होता है, और ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है और सीधा वर्ड रूट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बाहर नहीं लगा हुआ है। अगर आगे लगा हुआ होता तो ये वर्ड रूट से जुड़ा नहीं होता। और देखो डाई है, दो से ज्यादा आए, यानी 3 या 3 से ज्यादा हो तो उनको उनको वर्ड रूट में शामिल नहीं किया जाता। ये एक्सेप्शन था अपना, किसका? देखो जाके देखो जल्दी से, तुम्हारे पास तो नोट्स ही नहीं है ना, तो तुम एक बार देखोगे ना तो उसमें पता लगेगा तुम्हें कि जब भी ऐसे 3 आ जाते थे, 1 2 3 4, अब इस पे मैंने 3 COOH लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया, और एक मैंने यहाँ लगा दिया। 3 COOH आ जाए तो इनको वर्ड रूट में शामिल नहीं किया जाता। इन वर्ड रूट ये होती थी कि नहीं होती। और कार्बन श्रृंखला का चयन देखो, यहाँ से एक पे मिल रहा है, यहाँ से भी एक पे मिल रहा है, यहाँ से 2 पे मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो 1 2 3 4। तो देखो ब्यूट ब्यूट एन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे नाम आएगा इसका। लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक नहीं है, मतलब वर्ड रूट में शामिल है। क्योंकि ये 2 है तो शामिल हो सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा हो तो शामिल नहीं हो। लेकिन अगर देखो यहाँ COOH है और यहाँ COOH है तो ये शामिल होगा, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे। ये अब ये 6 कार्बन की श्रृंखला बन गई, क्योंकि 2 इसके भी काम आ गए। लेकिन यहाँ तो कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 4 की। तो मतलब ये जो ओइक एसिड है वो इससे ही जुड़ा हुआ है, 1 पे है और 4 पे है। समझ में आया? नेमिंग करना ये तो मैंने सिखाया था यार, सिखाया था भाई। COOH, और ये क्या बोल रहा है? 2 पर क्या है? इन। तो देखो अब दोनों बगल से COOH, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, बात बराबर। 1 पर 2 पर इन लगा दो, लो ये बन गया अपना CH और CH, ये बन गया। अब देखो ये बन गया, तो ये वर्ड रूट पहचान लो इसकी, ये इसका RRS हो गया। एक तरफ तो H, एक तरफ H, एक तरफ COOH, एक तरफ COOH। तो इसका H इसके O से क्या दिखाएगा? वो H बॉन्डिंग। ये क्या है? ये है मैं, देखो ये सिस रूप है ना, सिस रूप, क्योंकि दोनों समूह एक तरफ है, सिस रूप है, इसे कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक
एसिड, मैलिक एसिड कहाँ बनता है? मैलिक एसिड बनता है अपना C4 साइकिल में। C4 साइकिल याद आ रहा है कुछ? C4 साइकिल में बनता है। मैलिक एसिड मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। तुम्हें याद है मैलिक एसिड बनता किससे है? फ्यूमेरिक एसिड से। फ्यूमेरिक फ्यूमेरिक एसिड बनाता है मैलिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड क्या है? इसका ट्रांस रूप है, वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड C डबल H H H C OH। अब देखो प्रतिकर्षण के हिसाब से तो ये स्टेबल होना चाहिए ट्रांस वाला, इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। लेकिन ये स्टेबल क्यों है? कारण देखो, जब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें सारा भेद है। क्या है स्ट्रक्चर में? यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH। ये आंशिक नेगेटिव, ये आंशिक पॉजिटिव है ना। तो ये आंशिक पॉजिटिव, ये आंशिक नेगेटिव, ये आंशिक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में होगी H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग इससे हो जाएगा ये स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो मैलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होता है फ्यूमेरिक एसिड से। ये तो अच्छा एग्जांपल है, आ सकता है भाई। ठीक है, अब देखो डाइपोल मोमेंट तो अपन जानते ही है भाई। डाइपोल मोमेंट तो अपन जानते ही है क्या होता है। देखो डाइपोल मोमेंट तो अपन अच्छे से जानते हैं। डाइपोल होता है क्या है? विद्युत ध्रुव जिस पर दो आवेश हों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के क्यू आवेश हों। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव चार्ज के रूप में होंगे। तो देखो डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन नेगेटिव से रुको रुको रुको, हाँ, हाँ, रुको रुको रुको, ये क्या कर दिया मैंने? अरे रुको, डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है? डाइपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना। रुको देख लेता हूँ, मैं ही देख लेता हूँ। हाँ, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन उल्टी। इस सर ने तो उल्टी लिखा दी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना। ये अपन पढ़े फिजिक्स में यार, पढ़ चुके हैं अच्छे से। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं, प्रकृति में विपरीत होते हैं, तो उनका एक क्यू चार्ज और 2d दूरी। लेकिन यहाँ 2d नहीं लेते हैं, वहाँ तो अपन कैलकुलेशन के लिए 2d लेते थे, यहाँ तो d ही लेंगे। तो क्यू डी, डाइपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं? म्यू से। यहाँ किससे लिखते हैं? म्यू से। किससे लिखते हैं भाई? म्यू से। म्यू से डाइपोल है। और इसकी यूनिट क्या होती है? डिवाई। डिवाई, ये क्या है? चार्ज, ये डिस्टेंस है, ये डाइपोल मोमेंट यू। यहाँ म्यू लेते हैं, वहां अपन पी लेते थे। क्या लेते थे? पी। एक ही बात है वो तो। डाइपोल मोमेंट सदिश राशि की डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, है ना। अब देखो, देखो अपन को इतना मतलब, अरे यार यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ये यार इसमें दिक्कत आ रही है यार। इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों है?
चलो मैं ये देख के बताऊंगा तुम्हें, डाइपोल मोमेंट वाला है ना, डाइपोल मोमेंट वाला मैं तुम्हें देख के बता दूंगा, है ना। इसे छोड़ो, अभी मैं नेट ऑन नहीं कर सकते यार, रुको केमिस्ट्री की किताब लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको। अरे यार मॉड्यूल में तो भाई 4-5 क्वेश्चन 2015 से लेके 24 तक आए हैं भाई। 2015 से लेके 23 तक ओनली 5 क्वेश्चन आए हैं इसमें से। और इसमें देखो ना, तो देखो वो ऑप्टिकल प्रकाशीय समय, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रखी ना, ज्यामिति समविभवता के ये वो दे रखे, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, सिर्फ उसमें समविभवता दे रखी है बस। देखो मैं ये तुम्हें देख के बता दूंगा, है ना। शायद इसमें यहाँ मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के लिए ही लिया जाता हो द्विध्रुव गुण। अगर देखो पॉजिटिव, देखो डायरेक्शन यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर ली है, इन्होंने डायरेक्शन यहाँ खुद की फिक्स कर ली है शायद। देखो इन्होंने खुद की डायरेक्शन फिक्स कर ली है यहाँ पर कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, किसी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है डायरेक्शन। लेकिन हकीकत में अपनी फिजिक्स में डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव आवेश इधर, पॉजिटिव आवेश इधर, ये होता है डाइपोल अपना, है ना। लेकिन यहाँ डाइपोल पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन लिया है। अब देखो डाइपोल ले लिया इन्होंने, है ना। अपन जानते हैं डाइपोल का नेट कैसे निकालते हैं। डाइपोल का नेट निकालने के लिए ये इसका U1 डाइपोल है, इसका यहाँ इसका पॉजिटिव है, यहाँ इसका नेगेटिव है, यहाँ इसका पॉजिटिव है, यहाँ इसका नेगेटिव है। तो इसका U2 हो गया, थीटा कोण पर रखे हैं, दोनों का नेट निकालेंगे तो वेक्टर फॉर्म लगा दो, क्योंकि ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है। तो U नेट आ जाएगा इनका म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू नेट आ जाएगा। ये होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ1 μ2 cos थीटा। अगर देखो दोनों वेक्टर सेम हो और 90 डिग्री पर हो तो √2 म्यू आएगा, 60 डिग्री पर हो तो √3 म्यू आएगा, अगर 120 डिग्री पर हो तो म्यू आ जाएगा। ये तो अपन जानते हैं अच्छे से, है ना, अच्छे से जानते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो एग्जाम के लिए सेस ब्यूटेन और ट्रांसब्यूटेन ले रहा हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड C H H CH3 ये सिस है, और ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और ये H। अब देखो इसमें ये क्या है, ये कैसा है, sp2 कार्बन है समझो, ये भी sp2 है, ये sp3 कार्बन है। और अपन जानते हैं कि En ज़्यादा होती है, En समानुपाती होती है परसेंटेज S कैरेक्टर के। तो S कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, sp2 में कितने हैं, sp3 में कितने हैं, 25% है, और 75% P है sp3 में। इसमें 33.33% ये है, और 66.66% क्या है, P कैरेक्टर है। और sp कैरेक्टर में 50% S है और 50% P है। तो देखो सबसे ज़्यादा EN होती है sp कार्बन की, फिर होती है sp2 कार्बन की, फिर होती है sp3 कार्बन की। तो sp2 कार्बन की EN ज़्यादा होती है sp से, तो इस पर आएगा, जिसकी EN ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी EN कम उस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। तो डाइपोल कैसा बना, ऐसा, है ना। केमिस्ट्री में इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, डाइपोल बना ऐसा। देखो पॉजिटिव चार्ज ये कुछ नहीं दिखाता, इसका कोई डाइपोल नहीं होता, ये पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। तो इसका डाइपोल ऐसे, इसका डाइपोल ऐसे। तो देखो ये डाइपोल जाएगा, ये वाला डाइपोल जा रहा है ऐसे, ये वाला डाइपोल जा रहा है, इसको मत लो, इसको काउंट नहीं करना है। एच का डाइपोल नहीं होता है हमेशा कभी भी, एच पर कोई आवेश होता ही नहीं है भाई, ये तो ऐसे रहता है खाली। तो देखो ये डाइपोल ऐसे, ये डाइपोल ऐसे, दोनों के बीच थीटा कितना बन रहा है भाई, थीटा बन रहा है 120 डिग्री का, और दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका भी म्यू, इसका भी म्यू। मैंने क्या बताया कि 120 डिग्री पर होता है, तो म्यू क्या होता है, म्यू, इसका जो म्यू नेट आएगा वो म्यू ही आएगा, 120 डिग्री पर है ना, तो म्यू नेट म्यू आएगा। मतलब इसमें म्यू इज नॉट जीरो है, अपन को तो इतना कैलकुलेट करना है, म्यू जीरो नहीं है। तो ये क्या है, ध्रुवीय अणु है। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, ध्रुवीय अणु है। लेकिन ट्रांसब्यूटेन देखो, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, 180 पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, म्यू नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये क्या है, अध्रुवीय अणु है। तो एक बात बताओ, ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय है, तो H2 में कौन सा विलय होगा, H2O क्या है, खुद एक ध्रुवीय अणु है। और अपन जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व
लाइक सामान सामान को घुलता है, सामान सामान को घुलता है, तो ये जल में घुलेगा, ये किस में घुलेगा? कार्बनिक विलायकों, जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, जिनमें कौन कौन से होते हैं? CCl4, बेंजीन, है ना, ऐसे विलायकों में घुलेगा ये। समझ गए बात? तो म्यू किसका ज्यादा है? इसका ध्रुवीय वाले का म्यू हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल कर लिया। एक और एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देख लो Cl वाला। देखो इस बेंजीन में तुम बताओ, ये बेंजीन है अपनी, इस पे देखो ये Cl लगा दिया मैंने, ये Cl लगा दिया, तो अब ये क्या है? इसमें बताओ डाइपोल किधर होगा? इसमें देखो बेंजीन इस पे आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव, तो डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कितना आएगा भाई? कितना आएगा? ठीक, म्यू क्या आएगा? 0। एक बताओ ये वाली संरचना बताओ, ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, देखो इसका डाइपोल इधर, इस थीटा से लो, इसके सेंटर से लो, है ना, इसका डाइपोल इधर, दोनों कितने डिग्री पर है भाई? दोनों 60 डिग्री पर है। कितने पे? 60 डिग्री पर रह रहे हैं। तो म्यू क्या आएगा? म्यू क्या आएगा? 60 डिग्री पर होता है √3 म्यू, क्योंकि इसका म्यू दोनों सेम है ना, बिल्कुल, तो इसका आएगा √3 म्यू। इसका बताओ, इसका बताओ, यहाँ एक Cl लगाए, यहाँ एक Cl लगाए, यहाँ एक Cl लगाए, और यहाँ एक Cl लगाए, तो देखो इस सेंटर से देखो, देखो ये दोनों Cl तो एक दूसरे को काट रहे हैं, फिर इसका बचा कितना? वही √3 म्यू। इसका बताओ, एक Cl इधर, है ना, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और एक Cl, वो एक Cl इधर, तो देखो ये दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे सेंटर से, देखो, है ना, ये सेंटर हो रहा है, ये सब कुछ सेंटर में है, तो ये सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, बचा क्या? ये देखो, अरे ये ऐसे होता है ना, ऐसे 60 डिग्री पर, तो ये बचा, ये कितने पर आ रहा है? 120 डिग्री पर आ रहा है, तो इसका म्यू आएगा ऐसे, है ना। और अगर Cl सब जगह लगे हुए हों तो Cl 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 Cl, तो देखो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, 0 आएगा, बिल्कुल क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें देखो ये क्या है? CH3 CH2 CH देखो CH3 वाला का इसका इधर जाएगा, Cl खुद की ये ज्यादा होती है, तो ये इधर, तो ये ऐसे गया, कितना गया? ऐसे 120 डिग्री पर, और इधर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, देखो, लेकिन देखो ये इधर जाएगा और इसका इधर, तो देखो दोनों का थीटा कितना है? 0 डिग्री। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो अब देखो 0 डिग्री पर ये डायरेक्ट जुड़ेंगे, डायरेक्ट 0 डिग्री पर कॉस कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है कॉस 0, तो डायरेक्ट जुड़ेंगे, म्यू 2 ज्यादा होगा, म्यू 2 ज्यादा होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री पर है, ये म्यू 1 है। समझ में आई बात? तो देखो म्यू किसके समानुपाती होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। अगर म्यू ज़्यादा है तो उनके मध्य मध्य अंतराण्विक बल ज़्यादा है, उसका कथवांक ज़्यादा होगा, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। जिसका म्यू ज़्यादा है उसकी ये सभी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है। ये अपन को अच्छी तरह से जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो CHM में पढ़ाया जाएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ना, उसमें केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में इन ऑर्गेनिक में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ भी तुम्हें अच्छे से सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, कराने को तो, है ना, पर उसमें और अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक है विलेयता। क्या है भाई? विलेयता। तो देखो अपन को पता है कि समान समान को घुलता है, अभी बताया मैंने। तो सिसब्यूटेन क्या है? ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। ट्रांसब्यूटेन क्या है? अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। गलनांक, देखो गलनांक क्या होता है? ऐसा बिंदु जिस पर बर्फ है जो पिघलने लग जाए, गलन अंक, गलने का अंक याद रखना है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर बर्फ पिघलने लग जाए, यानी बर्फ है उसका जो आंशिक दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लग जाए। अपनी मेन परिभाषा में, फिजिक्स की परिभाषा में थी वो, केमिस्ट्री की परिभाषा में यही होता है कि जो वायुमंडलीय दाब है और आंशिक दाब है दोनों बराबर हो जाएंगे तो उनका पिघलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ गलनांक का मतलब क्या है कि कोई भी देखो, जिसकी संकुलन क्षमता ज़्यादा होगी उसके क्रिस्टल जल्दी बनेंगे। गलनांक क्या होगा? गलनांक का मतलब है कि किस ताप पर बर्फ पिघल रही है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाती है, अपन को पता है ना। लेकिन अगर गलनांक बढ़ जाए,
गलनांक बढ़ जाए। गलनांक बढ़ने का मतलब क्या है? गलनांक बढ़ने का मतलब है कि बर्फ 0 डिग्री पर तो पिघले ही नहीं, बर्फ 30 डिग्री पर पिघले, मतलब उसे इतना टेम्परेचर और दो, यानी उस बर्फ की रुकने की क्षमता बढ़ गई। अब बर्फ की रुकने की क्षमता कैसे बढ़ती है भाई? जब बर्फ की हीट को अपन एब्जॉर्ब कर लें, बर्फ के जो वायुमंडलीय आंशिक दाब है उसको बढ़ाते हैं। अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? बर्फ को तूड़े में पटक दो। तूड़े में पटकने से क्या होता है? तूड़ा होता है, तूड़ा वो क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जो बर्फ होती है। जैसे ये बर्फ की सिल्ली है, तो इसे तूड़े में डुबा देंगे अपन, बोरी में भर के, है ना। तो तूड़े की एक परत बन जाएगी, चारों तरफ एक परत बनी। वो परत क्या करेगी? वो परत खुद ठंडी हो जाएगी। खुद ठंडी हुई। अब एक बात बताओ, तूड़ा क्या है? ठोस है। ठोस क्या है? ठोस। तूड़ा क्या होता है? ठोस। तूड़ा ठोस होता है। ठोस होता है और उसके बीच में जो तूड़ा होता है उसका खुद का गलन बिंदु कितना होता है? बहुत ऊपर होता है। तूड़ा गलता नहीं है ना। खुद तूड़ा गलता नहीं है, यानी वो पिघलेगा नहीं। तूड़ा तूड़ा पिघलेगा नहीं तो क्या होगा? तूड़ा पिघलेगा नहीं तो जो बाहरी वायुमंडल दाब है वो सिर्फ तूड़े के संपर्क में आएगा, बर्फ के संपर्क में नहीं आएगा। बर्फ के संपर्क में नहीं आएगा तो वायुमंडलीय दाब और बर्फ का आंशिक दाब एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो बर्फ पिघलेगी नहीं। समझ में आई बात है? हाँ, इसलिए अब बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा दो तो देखो, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? यौगिकों की। यौगिकों में जो संकुल यौगिक होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। उनमें संकुल संकुल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मजबूत बॉन्ड, ऐसा बंध जो आसानी से ना टूटे। उपसंयोजक यौगिक के संकुल होते हैं वो कभी टूटते नहीं है। उनके सिर्फ बाहरी आयन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। आंतरिक जो इस कोष्टक वाला आयन होता है ना, कोष्टक वाला आयन, ऐसा कोष्टक वाला आयन, वो कभी भी, ये अंदर का आयन कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ऐसा कैसा ही रहता है। समझ में आई बात है? तो संकुलन क्षमता जिसकी ज्यादा होगी उसका गलनांक ज्यादा होता है। और एक सम्मित सम्मितता जिसमें सिमेट्रिकल ज्यादा होगी उसकी गलनांक ज्यादा होता है। सिसबियन ट्रेन में और ट्रांसबियन ट्रेन में संकुलन क्षमता ट्रांस की ज्यादा होती है। क्यों? क्यों होती है भाई ट्रांस की ज्यादा? क्योंकि देखो, सिस एक ऐसा रूप होता है, अरे सॉरी, सिस ऐसा होता है और ट्रांस ऐसा होता है। अब देखो, इसके ऊपर एक और ट्रांस को रखो तो कितना अच्छे व्यवस्थित हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यही तो है संकुलन क्षमता इसकी। लेकिन देखो, सिस सिस के ऊपर एक और सिस, इसके ऊपर सिस, अब इसके अणु दूर दूर होने लग जाएंगे अगले टाइम पे, तो वो सिंपल हो जाएगा सीधा। तो ऐसा नहीं होता, इनकी संकुलन क्षमता बहुत कम है। समझ में आई? ट्रांस की संकुलन क्षमता हमेशा ज्यादा होती है, इसका कोई अपवाद नहीं है। कारण क्या है? ट्रांस की व्यवस्था, ट्रांस होता ही ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा। समझ में आई? तो गलनांक तुम्हें समझ आ चुका है अच्छे से। अब अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में अपन को ना समय विविधता इतनी ज़्यादा काम की नहीं है। बस अपन को समझ में आना चाहिए कि समय विविधता होती क्या है। ठीक है, मतलब तुम खुद देख लो यार, समय विविधता वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते ही नहीं है। ये समय विविधता वाला चैप्टर है। ये इसकी एक्सरसाइज 3 है और ये इसकी एक्सरसाइज 4 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 से लेके 2024 तक, ये 24 का मॉड्यूल है, 2022-23 में तो आए ही नहीं, 21 में आया है, बस 6 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक आया है मध्य विविधता प्रदर्शित, है ना। एक आया है अपने CH3H9 के संरचनात्मक समवाय संख्या, मतलब संरचनात्मक समवाय है। इसमें कौन सा अणु, कौन से अणु में सभी परमाणु समतलीय हैं, समतलीय अणु कौन सा है, बस ये बताया। देखो, समतलीय अणु ये नहीं है, कारण क्या है भाई? कारण क्या है? ये अणु समतलीय नहीं है, कारण क्या है? इसमें देखो सिंगल बॉन्ड आ गया। मैंने क्या बताया तुम्हें? जहां भी सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, है ना, वो क्या होगा? उसमें आपस में फ्री रोटेशन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्री रोटेशन। तो ये दोनों एक दूसरे में घूमती रहेंगी, तो क्या है? ये समतलीय नहीं है। ये देखो, इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी फ्री रोटेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? फ्री रोटेशन दिखाएगा। क्या ये अणु समतलीय है? नहीं। कारण क्या है? इसमें देखो, ये देखो, एक तो अणु प्रतिकर्षण के कारण बाहर जाएगा, एक अंदर ऐसे वैज और डैश पे आएगा। जब ये जो जिसकी भी समावयवता बनती है उसके अणु सब वैज और डैश पे चले जाते हैं। समतलीय अणु कौन सा है? 3 नंबर का आंसर देखो, प्रीवियस ईयर का लास्ट
दूसरा, अरे ये समतलीय है भाई, बेंजीन तो समतलीय ही होती है। मुझे नहीं पता। अरे सिंगल बॉन्ड आता है तो उसमें मुक्त गुण पॉसिबल हो जाता है ना भाई, तो ये समतलीय कैसे है वो तो भगवान जाने। अरे हाँ 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 हाँ, समझ आ गया, समतलीय है वो। देखो एग्जाम्पल क्या क्या थे अपने पास, एक तो था ये वाला एग्जाम्पल, समझो, है ना, और एक था अपने पास ये वाला एग्जाम्पल, और एक था सी डबल बॉन्ड, ये सी एस थ्री CH CN और CN। हाँ अब समझ आ गया क्यों है। देखो इस पर सब में क्या है, पाई बॉन्ड थे, यहाँ भी क्या है, पाई बॉन्ड। तो देखो जब कार्बन की 1 2 3 पूरी, तो एक एक एच लगे हुए हैं, है ना, एक एक एच, और इससे तो ये जुड़ा हुआ है एक एक एच, है ना, एक एक एच, मतलब बेंजीन C6H6 होता है ना, तो एक एक एच। यहाँ देखो यहाँ पर सब में 2 2 एच है, सब में 2 2 एच है, सब में 2 2 एच है। ये है C6H12 साइक्लो एक्सेन, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड है ना, और जो शुरू की संरचना थी ना उसमें भी क्या थे, डबल बॉन्ड। तो अब देखो ये जो संरचना है इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ही एच बाहर है। देखो ये रिंग तो समतलीय होती है, और तुम्हें एक बात बता दूं क्या, जिसमें भी रेजोनेंस होता है या एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस में ही एरोमेटिसिटी आती है। रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब अणु क्या हो, सम्मित हो, वो सम्मित नहीं, समतलीय हो। अपने ऑर्थो इफेक्ट नहीं पढ़ा कि बेंजीन होती है, बेंजीन, है ना, और इससे COH ग्रुप लगा है, यहाँ एक बड़ा ग्रुप लग जाए तो ये इसे इसके तल से बाहर कर देता था। मैंने क्या बताया कि COH और बेंजीन एक तल में होते हैं, एक तल में होते थे, लेकिन जब ऐसे एक तल में है, ये COH है, ये बेंजीन है, ये एक तल में है, लेकिन यहाँ जब भी कोई बड़ा ग्रुप आएगा, ऐसे ये कोई बड़ा ग्रुप, तो इसे इसके तल से बाहर कर देगा, फिर इसमें अनुनाद खत्म हो जाएगा, COH में खुद का अनुनाद बचेगा। यही तो बनाया था ऑर्थो इफेक्ट, यही तो मैंने ऑर्थो इफेक्ट बनाया था कि ये बेंजीन, और अब तो देखो इसमें ये अनुनाद में है पूरा टोटल, लेकिन जैसे ही ये तल से बाहर होता है तो इसका अनुनाद अलग, इसका अनुनाद अलग हो जाता है। तो अब देखो ये सब तल में है तो ये समतलीय है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, और 3 पाई बंद है, या एक देखो पाई बंद और या फिर लॉन पेयर। अरे रुको कोई आ गया।